नमस्कार दोस्तों। हाँ, आपके 4-5 दिन बाद लगभग महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है और उसके लिए आप निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे। उसमें एक भाग करंट अफ़ेयर्स भी आता है, तो आज मैं उसी करंट अफ़ेयर्स को आपके सामने लाया हूँ। राजस्थान के पूरे जून महीने का करंट अफ़ेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको इस पार्ट में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्मेट में है। जैसे क्वेश्चन आपके कितने भी टफ़ आ जाए, तो इससे सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? दावे से कह सकता हूँ कि लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न इस पार्ट से ज़्यादा ही राइट होंगे। लगभग जून का करंट अफ़ेयर्स उसमें आएगा ही आएगा और आपके राइट ज़्यादा ही होंगे। तो इस क्लास को निश्चित रूप से देख लीजिएगा 1 से 2 बार और इसके जैसे-जैसे पॉइंट्स बताए जाते हैं, वैसे याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर आपके 8-10 नंबर हर एग्ज़ाम में कम पड़ रहे हैं या 8-10 नंबर मेरिट से दूर रह रहे हो, तो आशा करता हूँ इस क्लास को देखने के बाद में आप वो अचीव कर लो और आपका हो जाए। वैसे हो जाए, ये मेरी आशा है, मतलब आपको भी अच्छा तो लग ही रहा होगा। तो 100 ग्राम मिठाई ज़रूर भेज देना, ठीक है? सिलेक्शन होने के बाद में। ऐसा ही नहीं, गुरु उपकार मानो ही नहीं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण घटनाएँ कौन-कौन सी हुई है और उन घटनाओं के संबंध में चीज़ें कौन-कौन सी है। सबसे पहले है जो है, वो राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है। हुँ। सबसे पहला है राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह। ये एक दिवस है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स डे यानी सांख्यिकी दिवस समारोह। क्यों मनाया जाता है? तो उसका कारण है कोई ना कोई एक महान आदमी जन्मा होगा क्योंकि अपना भारत भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जिस पर देवता जन्मते, महान आदमी जन्मते। बस धरती के बोझ कभी-कभी हम भी जन्म ले लेते हैं। आप भी जन्म ले लेते हो, आप भी धरती के बोझ ही हो। आप महान आदमी बन जाओ तब आप भी याद कर दीजिएगा कि मैं भी बन गया। आपके स्पेशली सांख्यिकी दिवस है, उसमें जन्म तो धरती के बोझ ने ही लिया था, लेकिन बाद में वो महान आदमी बन गए थे और वो महान आदमी बन गए थे, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। शुरुआत इनके नाम की होती है, वो एक अक्षर से होती है पीसी से, ठीक है? तो इसका मतलब प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। सांख्यिकी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी रहे। भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं ये। भारत में सांख्यिकी के ये जनक माने जाते हैं और जब ये भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, इन्होंने मतलब बहुत अच्छा कार्य किया होगा। इनका एक काम मुझे विशेष रूप से पसंद आया, वो बड़े उद्योगों की स्थापना है। भारत एक कृषि प्रधान देश था, ठीक है? ये दुर्गापुरा, भिलाई वगैरह जो भी आप उद्योग सुनते हो, 3 बड़े उद्योग राउरकेला, दुर्गापुरा, भिलाई, इनकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने ही नेहरू जी को कहा कि अगर भारत का विकास करना है तुम्हें, तो ऐसा नहीं कि 2 बैलों के पूँछड़े से चिपके रहो, आपको बड़ी इंडस्ट्री लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो वही कहा जाएगा पूरे विश्व में भारत में एक सुई भी नहीं बनती है, ठीक है? तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इसके बाद भी यही कहा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसको माना और कहा जाता है कि आपके स्पेशली राउरकेला, भिलाई और नेक्स्ट आगे एक और आपके स्पेशली अ स्थान है जिसको कहा जाता है दुर्गापुरा। 3 में आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की और उसी से ये बहुत ज़बरदस्त फेमस हुए कि भारत को इंडस्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश करवाया, वो इन्होंने ही करवाया। जब इतना महान काम किया है, तो इनके जन्म दिवस को हमने मनाना शुरू किया, वो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। कब शुरू किया? तो जन्म दिवस था 29 जून, तो 29 जून को हमने मनाना शुरू किया, ठीक है? अब ये राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। राज्य स्तरीय जब भी सम्मेलन होगा तो इनका नाम पी से शुरू होता है। तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि पी पी वाली चीजें ही रहे। जैसे इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो कोई पी वाला आदमी करेगा। अब पी वाले आदमी को हमें ढूंढना नहीं पड़ा बल्कि मिल गया और वो थे प्रेमचंद जी बेरवा साहब, ठीक है? बज्जूलाल जी शर्मा को हमने ना कह दिया। उन्होंने हालांकि कहा था कि मेरा नाम भी बी से स्टार्ट होता है, उसको उल्टा कर दो तो ये भी पी दिखेगा। हमने कहा कि नहीं, ये क्यों दिखेगा। मजाक करो। पी नाम वाले आदमी को हमने चुना जिसका नाम है प्रेमचंद बेरवा, ठीक है? तो इसका उद्घाटन हमने करवाया, वो प्रेमचंद बेरवा साहब से करवाया। प नाम से स्टार्ट है तो इस दिन को हमने 15 लोगों को पुरस्कृत कर दिया। नेक्स्ट आगे प नाम से स्टार्ट है तो इसका मतलब हमने इसकी थीम रखी, वो भी पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, पी नाम से ही रखी। तीनों चीजें आपके तीनों है वो पी से ही मिलती है और इसका आयोजन कहाँ करें ये हुआ। वैसे तो प नाम से प्रतापगढ़ में आयोजन करने चले थे,
लेकिन वहां पर यह हुआ कि इतना सारा मैनेज नहीं हो पाया, तो हमने इसका आयोजन किया वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में किया। ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी विभाग का मुख्यालय है वो आपके जयपुर में। तो हर जगह पी का पूछड़ा पकड़ना है, लेकिन एक जगह पी का पूछड़ा छोड़ देना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में छोड़ देना है। और इसीलिए इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जब भी ऐसा प्रश्न आए, ये प्रश्न यही पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समारोह आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा मनाया गया, सांख्यिकी विभाग खुद मनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, पी नाम से ही है। सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कृष्ण शर्मा, रघुवीर सिंह सहित 15 लोगों को स्पेशली पुरस्कार दिए गए हैं। और ये पुरस्कार का जो नाम है वो पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कारों से संबंधित है। पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है और तीसरा भी राइट है। इसका मतलब कथन 1, 2 और 3 तीनों आपके सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लीजिएगा। अबर्न राजस्थान वाले वीर लोगों की भूमि है, लड़ाने में बहुत माहिर है। महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, हर काम के लिए लड़ा जाता है। अभी हाल ही में हमारी लड़ाई हो रही है वो इस हरियाणा को लेकर हो रही है। अब हरियाणा के लिए क्यों हो रही है या हरियाणा से क्यों हो रही है, तो उसका कारण है एक यमुना जल परियोजना है और उस पर आपके हरियाणा में एक बांध बना हुआ है जिसको कहा जाता है हथिनी कुंड बांध। ठीक है, और वहां से हमको पानी चाहिए रेगिस्तान के लिए। ये हरियाणा वाले साले कह रहे तुमको अगर पानी दे दिया तो तुम तो रेगिस्तान में बहा दोगे रेत में। ठीक है, इसलिए हम पानी नहीं देंगे और इसलिए अपने और हरियाणा वालों में दोनों में लड़ाई चल रही है। अब ये बात पता चली वो आपके देश के गृह मंत्री को पता चली है जिनका नाम है अमित शाह, और जैसे ही पता चली तो उन्होंने तुरंत दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया, ए बज्जू तुम भी इधर आओ। तो एक तो बज्जू जी को बुलाया, ठीक है, एक और बुलाया है वो ए सैनी साहब तुम भी इधर आओ यूं कहा है, मतलब नायब सिंह सैनी को बुलाया है और कहा गया है कि मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा तुम्हें मानना पड़ेगा। यूं इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हथिनी कुंड जो बैराज है वहां से ये पानी ले जाया जाएगा और ये पानी यहां तक ले जाया जाएगा जिसका नाम भी ह पर ही है। यहां पर भी हरियाणा से लड़ाई है मतलब ह है, हथिनी कुंड बैराज है मतलब ह है, और आपके हसियावास नामक स्थान है चूरू का, ये भी ह सही है। तो यहां तक पानी ले जाया जाएगा। ये जो दो राज्यों के बीच में आपकी स्पेशली नहर बनाई जाएगी, ये भूमिगत पाइपलाइन होगी, भूमि के अंदर पाइपलाइन होगी। इस ये दो राज्यों में तो लगभग 200 किलोमीटर लंबी होगी, 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाएंगे। इसका पैसा आपके केंद्र सरकार देगी। हमने मान लिया ठीक है बस पैसे मत मांगना बाकी तुम दे देना, हम तो माने ही हुए। ठीक है, नायब सिंह सैनी ने भी मान लिया कि भाई जब आप कह ही रहे हो इतना तो कर दो। तो एक तो 295 किलोमीटर पाइपलाइन की बात हुई है। हथिनी कुंड से हसियावास चूरू तक पानी जाएगा। हसियावास चूरू में पानी जाएगा जी, अकेले नहीं पिएंगे बल्कि शेखावटी के तीनों जिले पानी पिएंगे ये कहा गया है, क्योंकि ये पवित्र पानी है गंगा जल की तरह। ठीक है, और उसमें चूरू भी आता है, झुंझुनू भी आता है और नेक्स्ट जो आता है वो आपके सीकर भी आता है। इस पर लगभग पैसा कितना व्यय होगा तो अमित शाह साहब ने बताया 1, 2, 3, 4 और बीच में जीरो कर देना, इतना पैसा केंद्र सरकार देगी, मतलब 34,102 करोड़ रुपया देगी। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 इसमें आते ही नहीं है कहीं ऑप्शन में। अगर आपको 5, 6, 7, 8 मिल जाए तो सीधा सीधा काट देना है। तो ये 34,102 करोड़ 1, 2, 3, 4 ही मिलेंगे और उतना पैसा आपके केंद्र सरकार दे रही है। इस समझौते को गृह मंत्री अमित शाह ने करवाया। अब इसमें अपन देख लेते हैं क्या क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में हस्ताक्षरित राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना के समझौते के संदर्भ में कौन सा कूट सही सुमेलित है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो बज्जू जी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो सैनी जी है, उन्होंने हस्ताक्षर किए। पानी को हथिनीकुंड बैराज से लाया जाएगा, राइट है। 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन होगी, राइट है। और हसियावास तक ले जाया जाएगा, ये भी राइट है। तो ये भी कथन आपके राइट ही है। तीसरा और क्या है वो देख लो। इसमें लगभग 34,102 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से चूरू, झुंझुनू और सीकर और हरियाणा के 2 जिले भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों को पेयजल मिलेगा। तीनों के तीनों कथन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कहीं भी कुछ भी आपको नहीं करना है।
एक और प्रतियोगिता है जिसको कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता कहते हैं। कभी भी आ जाए किसकी है तो क से ये क वाले गेम की है, क्रिकेट की है, ठीक है। अब क से क वाला गेम का मतलब ये मत कर देना कबड्डी। आजकल कोई कबड्डी इतना खेल नहीं रहा है, सारे के सारे लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं। अब इस क्रिकेट में है क्या, तो ये प्रतियोगिता हुई थी। हुई कहां पर थी, तो आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुई है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, क्योंकि यही सबसे लंबा मैदान है, बड़ा मैदान है, अच्छा स्टेडियम कैपेसिटी अच्छी है और ये राज्य की बड़ी प्रतियोगिता है, इसलिए वहीं पर हुई है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है। अब सबसे पहले बता देता हूं, जैसे ये प्रतियोगिता हुई तो कहा जाता है कि इस बार भैरव जी प्रकट हो गए सीधे, वो आपकी एक टीम में प्रकट हो गए थे, सीकर टीम में। हर बार लगभग ये पुरुष टीम में ही प्रकट होते थे, लेकिन पता नहीं इस बार माता जी आ गई, वो आपके इस महिला टीम को भी आ गई। तो एक तो पुरुष टीम है आपकी स्पेशली सीकर की, एक महिला टीम है, और दोनों को एक बार तो, एक को तो भैरव जी आ गए और एक को माता जी आ गई है, काली माता आ गई होगी। ठीक है, कौन सी माता यूं मत सोचना। और कहा जाता है कि ये दोनों को दोनों जीत गए। अब दोनों के दोनों जीते तो किसी न किसी को हराया होगा। एक टीम मैंने हराया वो आपके उदयपुर को हराया, और एक टीम को ने हराया है वो आपके जयपुर को हराया है, ठीक है। उदयपुर हमेशा लड़के घूमने आते हैं क्योंकि जिलों का शहर है, तो स्पेशली उदयपुर की टीम थी वो तो पुरुष वर्ग की टीम थी अच्छी। जयपुर में महिलाएं शॉपिंग करने जाती है, तो जयपुर की टीम थी वो महिला वर्ग की टीम थी। तो सीकर की महिला वर्ग की टीम ने जयपुर को हराया, सीकर की पुरुष वर्ग की टीम ने उदयपुर को हराया। कौन सी प्रतियोगिता में हराया, आपके कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता में हराया। अब नेक्स्ट आगे, हर बार जीतते थे वो जयपुर वाले जीतते थे, क्योंकि जयपुर के बैट्समैन दो बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसका नाम रोहन राजबर है। ये रोहित शर्मा जैसा खेलता है, खतरनाक दांसू प्लेयर था। ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। एक दिनेश कनेरिया जैसा है, और उसका नाम है कनेरिया नहीं है, अमेरिया है, तो आयुष अमेरिया है। दिनेश कनेरिया या दानिश कनेरिया बॉलर था, तो ये भी आपका बॉलर है, ठीक है। दोनों जयपुर से चुने गए, इसी कारण ये जयपुर वाले जीत जाते थे। अब की बार ये जयपुर वाले हार गए। एक नेक्स्ट आगे, हिमांशु नेहरा बहुत अच्छा खेला है, इसका घर है वो नहर के किनारे पर है, और ये सीकर का रहने वाला है, हिमांशु नेहरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो इसको कहा जाता है मैन ऑफ द मैच, लास्ट मैच में दिया गया, फाइनल मैच में, और ये बहुत अच्छा खेला था, इसलिए सीकर इसी की बदौलत है वो जीत गया है। अब इसमें कौन कौन से है वो अपन बता देते हैं। असत्य कथन की पहचान करनी है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब एक साथ अपने नाम किए सीकर ने इतिहास में, ठीक है। महिला वर्ग में सीकर ने जयपुर को हराया, राइट है। पुरुष वर्ग ने उदयपुर को हराया, राइट है। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ये रोहित शर्मा और दानिश कनेरिया है, ये दोनों है, आयुष अमेरिया और रोहन राजबर। और मैन ऑफ द फाइनल का पुरस्कार जयपुर का हिमांशु नेहरा नहीं है, बल्कि ये जो है वो आपके यहाँ का रहने वाला है, सीकर का रहने वाला है। अगला एक और है जिसको कहा जाता है एमएसएमई। इसका मतलब क्या होता है, तो माइक्रो स्मॉल, इस एम का मतलब होता है वो मीडियम और एंटरप्राइजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये आपके ये कौन सी इकाइयां कहलाती है, तो एक तो ये टर्नओवर के आधार पर होती है, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर होती है, और इसमें फिक्स एक पैसा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनको एमएसएमई की इकाइयां कहते हैं। अब एमएसएमई की इकाइयों के संबंध में अभी परिवर्तन क्या किया गया है, तो ये कह रहा है कि राजस्थान की एमएसएमई रैंक में स्थान कौन सा है। देखो, हाईएस्ट उद्योग खुलेंगे वो हमेशा गुजरात में खुलेंगे, तो लगभग फर्स्ट नंबर पर रहेगा वो ये रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे महाराष्ट्र में होगा, फिर नेक्स्ट आगे आजकल चल रहा है वो यूपी होगा। ये तीन स्टेट हमें कभी पकड़ने नहीं देते। चौथा स्थान आता है वो हमेशा राजस्थान का आता है, और हमें कहा जा रहा है कि लगभग 33 लाख उद्यम हमने खोले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे राजस्थान की एमएसएमई रैंक है वो देश में चौथी है। एमएसएमई में 4 अक्षर है, तो हमारी चौथी रैंक है, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े इसलिए हमने ऐसी रखी है। एक हस्तशिल्प हाट विकास केंद्र खोले हमने। हस्तशिल्प हाट विकास का मतलब जो आपके चीजें बनी हुई है हाथों से, उनका विकास करने के लिए हाट विकास केंद्र बनाए। हाथों को आपके ये निशान है कांग्रेस का, और इसको कहते हैं पंजा, ठीक है। तो ये कहां कहां पर खोले, तो ये पंजा नाम वाले में। प से आपके जो खोला है वो पुष्कर में खोला है, न से आपके खोला है वो नाथद्वारा में खोला है, जैसे आपके खोला है वो जयपुर जैसलमेर में खोला है, और जा में अ आता है तो ए से आपके अलवर होता है। तो अगर पूछ ले कि हस्तशिल्प हाट विकास केंद्र कहां पर खोले गए, तो पंजा
हाट विकास का मतलब हाथों से कारीगरी करनी है, और ये पंजा नाम वाले होंगे, ठीक है। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर। कैपिटल सब्सिडी अवधि क्या हुई है? पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो सरकार 10 साल तक देती थी, मतलब 1 करोड़ सब्सिडी है तो वो 10 साल में देती थी पूरी पूरी, ठीक है। अब कहा गया कि सरकार उसको 7 साल में दे देगी। इसका मतलब हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पहले 10-10 लाख हर बार देती थी, अब उसको 7 वर्षों में 1 करोड़ सब्सिडी देनी है, तो लगभग 14-14 लाख रुपए देगी, और इससे जो भी इन्वेस्टमेंटर है उसको फायदा होगा। सब्सिडी अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर है उसके लिए न्यूनतम सीमा एमएसएमई के लिए 15 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। ये न्यूनतम सीमा है 15 करोड़ की, नहीं तो और ज्यादा थी आपके, तो इसको इसी तरह मिलाना था, ये मिलाते रहना भी। हम्म। अब अगली जो चीज है वो FSAS सिस्टम है। अब सबसे पहले तो ये कहलाता क्या है, तो इसका मतलब होता है फर्टिलाइजर, ये लिखा भी हुआ है, फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम। अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ठीक है। क्यों शुरू किया गया है? कि किसानों को आपके फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक सही टाइम पर मिलते नहीं थे। हाँ, उर्वरक में कालाबाजारी होती थी, किसको लेना है किसको नहीं लेना ये पता ही नहीं चलता था। तो अब से एक एप्लीकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें क्या किया गया है, आपके क्यूआर कोड दिए गए, प्रत्येक जो किसान है वो क्यूआर कोड लगाएगा, ठीक है, और उस क्यूआर कोड में अपनी एंट्री करेगा, वो फार्मर आईडी एंट्री करेगा। जब फार्मर आईडी एंट्री करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसको खाद मिलेगा, ताकि ये व्यापारी वर्ग जो बिचौलिया वर्ग है वो खाद नहीं ले सके। डायरेक्टली सरकार ये कोशिश कर रही है कि कंपनी के थ्रू अगर क्यूआर कोड से वो रजिस्ट्रेशन करता है, फार्मर आईडी डालता है, तो उसके घर तक खाद खाद है वो पहुंचाई जा सके। और ये फर्स्ट 2 जिलों में आपके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। एक जिला है वो राजसमंद, और नेक्स्ट है कि एक जिला और है उसका नाम है सिरोही। तो सिरोही और राजसमंद 2 ऐसे जिले जिसमें FSAS नामक सिस्टम है, मतलब फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो अपन समझ लेते हैं, देखिए। हाँ, कौन सा जून? अभी 25 जून 2026 को राजसमंद से शुरू की गई है, ये यहाँ पर ही दिया हुआ है। फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या है? हाँ, ये किया किसने है आपके शुरू? तो कृषि आयुक्त ने शुरू किया, क्योंकि फर्टिलाइजर से संबंधित है तो कृषि विभाग वाले ही करेंगे, और कृषि विभाग में कृषि आयुक्त का नाम है वो नरेश गोयल है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, इसमें देखो फार्मर आईडी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल ऐप से अनुदानित उर्वरक की बुकिंग कर पारदर्शी वितरण व कालाबाजारी पर रोक लगाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। केवल सिरोही जिले के पंजीकृत किसानों के लिए नहीं है, सिरोही भी है प्लस राजसमंद भी है, इसलिए ये ऑप्शन आपके वैसे भी गलत है। नेक्स्ट आगे, भूमि स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर नहीं है बल्कि फार्मर आईडी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए ये गलत है। राज्य के सभी 50 जिलों में एक साथ रासायनिक खादों की ऑनलाइन कूपन बिक्री शुरू नहीं की गई है, इसमें 50 जिले है ही नहीं बल्कि 2 जिलों में ये एक बार में शुरू की गई है। नरेश कुमार गौजल ने शुरू किया, राजसमंद और सिरोही में शुरू किया, और क्यूआर कोड से इसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लीजिएगा। ऊर्जा विभाग वैश्विक सम्मान पत्र और विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड बनाए। अब ये क्या क्या है वो देख लीजिएगा। तो जून 2026 में आपके स्पेशली राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड है द्वारा स्थापित नए कीर्तिमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपके ऊर्जा मंत्री है और उन्होंने घोषणा की है कि हमने मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक आपके आंकड़ा दर्ज कर दिया है, रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। रिकॉर्ड क्या दर्ज किया स्पेशली? तो कहा जाता है 2820 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था, और उसमें से लगभग 2790 मेगावाट हम बिजली का उत्पादन कर चुके हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ केवल 30 मेगावाट बिजली का हम उत्पादन नहीं कर पाए। वैसे मुझे तो ये डर लग रहा था कभी कहीं हम आगे नहीं निकल जाए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम जितना लक्ष्य लेते हैं उससे भी आगे निकल जाते हैं कागज में, ठीक है। तो कहा जाता है कि आपके आगे नहीं निकले, ये गर्व की बात है हमारे लिए।
और जब इतना उत्पादन किया गया तो मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा वैश्विक सम्मान पत्र हमें अवार्ड प्रदान किया गया, माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को प्रदान किया गया। और इसमें यह कहा है कि 23 कोयला आधारित इकाइयों में से हमने 71 मेगावाट का अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड उत्पादित किया है। तो कभी भी ये पूछ लेगा कि हाल ही में अपन ने कितना मेगावाट उत्पादन को प्राप्त कर लिया है, तो टोटल है 71 मेगावाट, ठीक है। और वो कितनी कोयला आधारित इकाइयों से? 23 कोयला आधारित इकाइयों से। हाँ, ये रहा। ये जो 2820 का लक्ष्य रखा था, आपके स्पेशली 2820 मेगावाट का लक्ष्य रखा था, और हमने 2790 मेगावाट हमने अचीव कर लिया। वो हमारी एक इकाई नहीं किया था, जिसको सूरतगढ़ इकाई कहा जाता है। तो सूरतगढ़ इकाई ने इस बार, सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। तो कभी भी यह आ जाएगा आपके सूरतगढ़ कौन सी थर्मल यूनिट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ, तो वो इसी के कारण दर्ज हुआ है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ भाई, 24 जून 2026 को लंपी टीकाकरण अभियान का द्वितीय चरण स्टार्ट किया गया। ये लंपी टीकाकरण अभियान कहलाता क्या है? तो गायों में स्किन डिसीज होती है, स्किन डिजीज को बंद करने के लिए, एक लंपी रोग हुआ था उसको बंद करने के लिए लंपी टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो अजमेर गौशाला से की गई है। अजमेर का मतलब ब्यावर की तीजारती सराफान चैम्बर गौशाला से इसकी शुरुआत की है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा की गई। हालांकि ये वेस्टर्न से करने वाले थे, पश्चिमी राजस्थान से, लेकिन वहां पर गायों के मरने की जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा हेडलाइन बन गई, तो उसको चेंज किया और ब्यावर की तिजारती सराफान चैम्बर गौशाला से इसको पूरा किया है। कहा जा रहा है कि इसमें एक एक गाय को हम टीका लगाएंगे, ये लक्ष्य रखा है। तो एक मतलब 111.51 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य है 2026-27 में, ठीक है। तो आपके एक तो गाय हैं वो ब्यावर की तीजावरती सराफान चैम्बर गौशाला है, ब्याही हुई गाय को सबको टीकाकरण करना ही है, ये लक्ष्य है। और एक एक गाय को टीकाकरण करना है, ये इसमें लक्ष्य रखा गया है। भाई, ये क्या क्या चीजें हैं देख लीजिएगा। दो तीन चीजें एक साथ दी हुई है, ठीक है। एक तो आपके रेयर अर्थ माइनिंग शुरू किया है। रेयर अर्थ माइनिंग का मतलब होता है कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके चिप्स, ये आपके बैटरी वगैरह जो उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होते हैं, उसमें काम आती है। तो राजस्थान में रेयर अर्थ निकल रहा है, आपके स्पेशली ऐसे खनिज तत्व निकल रहे हैं जो आपके बैटरियों में, नेक्स्ट आगे मोबाइल बैटरीज में, कंप्यूटर के चिप बनाने में, उनमें काम आ रहे हैं। निकल कहाँ रहा है स्पेशल? तो एक जिला है जहां पर अभी आपके पेट्रोल रिफाइनरी है, और उसका नाम है बालोतरा जिला। बालोतरा जिला, ठीक है। और बालोतरा जिले में भी दो गांव है, एक तो नवातला गांव और एक देवीगढ़ गांव, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये रेयर अर्थ ही पूरा नया खनिज है। तो ये नया खनिज है वो एक तो नवातला में निकलेगा, और जहां पर भी निकलेगा वहां पर देवताओं का हमें आशीर्वाद मिला इसलिए निकल रहा है। बाकी चीन में ही अब तक ये निकलता था, तो चीन इसी के कारण दोष जमाता है। अपने यहाँ पर आप कहते हो ना कि एक चिप का हम आविष्कार नहीं कर पाए, उसका कारण यही है कि रेयर अर्थ मटेरियल ही नहीं निकल रहा था। तो फिर हम करेंगे कहाँ से? तो आपके एक तो नवातला में निकल रहा है और एक देवीगढ़ में निकल रहा है, और ये निकलेगा बालोतरा में। तो सीधा सीधा सा प्रश्न यही आएगा कि कहां पर रेयर अर्थ माइनिंग को मंजूरी दी गई है? तो बालोतरा में, नवातला और देवीगढ़ गांव में, ठीक है। दूसरा क्या है? आपके स्पेशली एक नागरिक सुरक्षा कोर है अभी। वो आपके जितने भी 8 जिले नए बने उनमें सब में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया है, ताकि कोई भी दंगे वगैरह हो जाए तो उसमें आपको सुरक्षा प्रदान की जा सके, लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा किया जा सके, उसके लिए नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया है। और सबसे नए जो जिले हैं उन्हीं में ये किया गया है। नए जिले कौन से? तो इधर आपका बालोतरा आ जाता है, इधर डीडवाना आ जाता है, और इधर नेक्स्ट आ जाता है वो आपके एक और रह जाता है फलोदी। तीन तो इधर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे इधर कोटपुतली आ जाता है, और नेक्स्ट आगे इधर आ जाता है खेरथल। दो ये हो जाते हैं। एक और आ जाता है इधर, उसका नाम है सलूम्बर।
इधर जो आ जाता है उसका नाम है डी, और एक और रह जाता है उसका नाम है ब्यावर। ये सारे जिले हैं जहां पर आपके स्पेशली नई नागरिक सुरक्षा कोर इकाइयों का गठन किया गया, सिविल डिफेंस फोर्स इकाइयों का गठन किया गया। तो ये सारे राइट है आपके, ये भी राइट है। नेक्स्ट अगर राज्य में आपके एक स्पेशली एनआईए कोर्ट का गठन करने की मंजूरी दी है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को आसानी से हल किया जा सके। तो अभी राज्य में एक एनआईए कोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। हाँ, अगला क्या है भाई, ये देख लीजिएगा। सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 2026 एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी आपके, और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये इतना बड़ा स्टेडियम वगैरह, तरणताल स्विमिंग पूल, जहां पर नेशनल चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता आयोजित हो सके, अपने पास तो है भी नहीं। वहां पर राजस्थान से एक महिला गई है, लड़की गई है, जिसका नाम है दक्षिणा जोशी, और उसने इसमें भाग लिया था, और सबसे अच्छा उसने इतिहास रखा है। नाम है दक्षिणा जोशी, द से शुरू होता है, तो यहाँ पर दो आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दो आता, उस मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में भाग लिया। बटरफ्लाई का मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नेक्स्ट आगे पानी में ऐसे जाना, ऐसे नहीं कि तीर की तरह आप चले जाओ, ठीक है, ऐसे उकड़ू 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 जाना, ये कहलाता है आपके बटरफ्लाई स्पर्धा। तितली जैसे उड़ती है वैसे वैसे जाना, ठीक है। तो ये पानी में स्पेशली होती है। एक बार आपको जंप मारना है, फिर डूबना है, फिर जंप मारना है, फिर डूबना है, फिर जंप मारना है, फिर डूबना है, ये ऐसी प्रतियोगिता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैर को लास्ट में तले में अड़ा के फिर ऐसे 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 जंप मारो और फिर आगे बढ़ते चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर बटरफ्लाई स्पर्धा होती है, और वो द लिखा है तो यहाँ से 200 मीटर है, उसको पार किया 2 मिनट में, लगभग 2 और 20 सेकंड में, यहाँ पर भी 2 फिर आया, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में इन्होंने बटरफ्लाई स्पर्धा 200 मीटर की पार की, और कहा जाता है कि लगभग पिछले 20 सालों में ये जीतने वाली आपकी पहली नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में पहली महिला है। 20 सालों में कोई नहीं जीत पाया था पिछले, उसने पदक जीत लिया है, ठीक है। और ये लगभग रहने वाली है, लगभग क्या फैक्ट रहने वाली है, वो जयपुर के रहने वाली है। जयपुर की लड़कियां यार, उन्हीं को सुविधाएं मिलती है, वो तैरना जानेगी, ठीक है, अपने वाली गाली देना ही जानती है, बाकी तैरना तो कहाँ जानेगी। तो ये तीसरा कूट है वो जयपुर से संबंधित है, ये भी राइट है। इससे पहले जो जीता था वो सृष्टि टंडन ने जीता था, लेकिन बहुत साल हो गए। नेक्स्ट आगे, ये 100% इसके ऊपर स्टार लगा देना, स्टार नहीं लगाओ चंद्रमा बना लेना, चंद्रमा नहीं बनाओ सूर्य बना लेना, और सूर्य नहीं बनाओ तो नदी बना लेना, लेकिन याद जरूर रखना है, ठीक है। नहीं तो तुमको स्टार बना लेना यूं कहूंगा तो स्टार बनाओगे तुम छोड़ दोगे। मेन है चीज ये है कि स्टार बनाओ कि नहीं बनाओ, लेकिन याद जरूर रखना। देश का पहला एग्री पीवी प्लांट। अब ये एग्री पीवी प्लांट है क्या? तो आपके जो सोलर प्लेटें लगती है वो जमीन पर लगती है। अब जमीन पर लगती है तो उतनी जमीन आपके किसी काम की नहीं रहती है जितनी जमीन पर सोलर प्लेटें लगी। इसका उपाय क्या हुआ कि लंबे लंबे खंबे स्थापित कर दो, और नेक्स्ट आगे उसके ऊपर आपके स्पेशली जैसे नौरा बनाते हैं ना, वैसे आपके सोलर प्लेटें लगाओ। इससे होगा क्या, नीचे आप खेती कर सकते हो, नीचे आप रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसा पहला एग्री पीवी प्लांट बनाया गया है, वो जयपुर के बस्सी तुंगा क्षेत्र में स्थापित किया गया, कुंदनपुरा गांव में स्थापित किया गया, और इस किसान का नाम है कंजोड़मल। कहीं अगर लिखा हुआ हो तो, लिखा हुआ नहीं है, कंजोड़मल जी है इसको लगाने वाले। नेक्स्ट आगे, नहीं लिखा हुआ है, चलो छोड़ो। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? लगभग इस तकनीक में सोलर पैनल 10 से 12 फीट ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, ये तो राइट है, ठीक है। इस 0.5 मेगावाट क्षमता के प्लांट को आईसीआरआईईआर द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया, राइट है। खोटे पर लगाया गया ये प्लांट है, और खोटे पर लगाया है, अपने जो पिलर होते हैं उनको आप
इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए पिल्लर यूं कहोगे, और अगर हिंदी मीडियम में पढ़े हुए तो इसको कहेगा खोटा आयु। तो ये खोटे पर लगाया, और खोटे पर जिस लगाने के लिए जिस बैंक ने आपने लोन लिया है या लोन दिया है, जिस भी बैंक ने खोटे के लिए लोन दिया है, वो कोटक बैंक ने लोन दिया है। तो खोटक और कोटक दोनों मिला देना, याद रह जाएगा, ठीक है। और एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा और कृषि भी होगी, नीचे कृषि होगी, ऊपर सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा, इसलिए ये सारे के सारे कथन सही है। और कंजोड़मल जी जाट नामक एक किसान है, उन्होंने इसको लगवाया है अपने खेत में। ये नहीं लिखा है इसमें, तो आप 100% अपने नोट्स में उतार दीजिएगा कि किसने ये लिखवाया है, लगवाया है। लिखवाया तो मैंने है। हाँ भाई, हाँ। एक और ये प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति, ठीक है। इस पर आप क्या लगाओगे मुझे खुद को नहीं पता है। मैं कहूँ कि स्टार लगा देना, चंद्रमा लगा देना, तारे लगा देना, मैं तो ये कहता हूँ कुत्ते और बिल्ली तक लगा लेना, लेकिन जरूर लगा जरूर लेना कि ये 100% आएगा। इसमें यह कहा गया जून 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में हमें तुलना करनी है तो मुसलमान से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम एक बीबी रख सकते हैं, वो 4 बीबी रख सकते हैं। जब 4 बीबी रख सकते हैं तो उनको सुख ज्यादा मिलता होगा। एक माथा दबाती होगी, एक पैर दबाती होगी, एक हाथ दबाती होगी, लास्ट गला तो नहीं दबाएगी ठीक है, क्योंकि फिर विधवा हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है माथा दबाती होगी, दोनों मिलकर माथा दबाती होगी, ये समझ लीजिएगा। इसलिए अपने एक समिति लाए हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कहा गया कि इन मुसलमानों को जो 4 बीवियां रखने का अधिकार मिला है वो खत्म करो। मतलब धार्मिक आधार पर जो जो भी विशेष सुविधाएं मिली है उसको खत्म करो, और उसके लिए ये कमेटी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब ये 5 सदस्यीय कमेटी है, और इसका जो अध्यक्ष है वो आपके रंजना देसाई है, रंजना प्रकाश देसाई। तो कभी भी पूछ ले कि राजस्थान में यूसीसी कमेटी का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई है, ध्यान रख लीजिएगा। ये समान नागरिक संहिता है वो समान अनुच्छेदों में, और समान अनुच्छेद यानी समान अक्षर वाले अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44 है। तो अनुच्छेद 44 में इसको कहा गया कि प्रत्येक राज्य यह व्यवस्था करेगा कि उसके यहाँ पर समान नागरिक व्यवस्था को लागू किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट आगे इसमें आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा, अनुच्छेद 44 के तहत इसको लागू किया जाएगा। और भाग 4 में वर्णित है ये नीति निर्देशक तत्वों में, भाग संविधान का भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व है, और उसी के अनुच्छेद 44 में ये समान नागरिक संहिता का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है भाई वो देख लेते हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों में रेटिंग। स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की रेटिंग हर साल जारी की जाती है। 2025-26 की अब जारी की गई है। उसमें स्वच्छता देखी जाती है और स्कूल के आसपास प्लांटेशन कितना है उसको देखा जाता है, ठीक है। पूरे स्कूलों की एक रैंकिंग जारी की जाती है, और इसमें कहा जाता है कि आपके पूरे भारत के स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें राजस्थान के लगभग 11 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है। तो आपकी पहली बात तो 11 स्कूल सेलेक्ट की गई है राजस्थान में, ये रहा 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र मिला है, इसमें आपके सेलेक्ट किया गया है। और बाड़मेर का एक खारिया गोकलिया स्कूल है, वो पूरे देश के टॉप 10 स्कूलों में 10वीं रैंक राजस्थान में प्राप्त की है, ठीक है। बाकी कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अंडर 10 रैंक में आया हो राजस्थान का। सिर्फ एक स्कूल आया है जिसका नाम है खारिया गोकलिया। अगर इसमें कहे तो प्रथम स्थान राज्य के कुल 50 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया, बिल्कुल गलत बात है, 50 स्कूलों को नहीं चुना गया, बल्कि राजस्थान के 11 स्कूलों को चुना गया है। कोटा का सोफिया स्कूल
देश में पहली रैंक पर आया, ये भी गलत है। बाड़मेर का खारिया गोकलिया स्कूल है, वो आपके 10वीं रैंक पर रहा है, वो भी प्रदेश में पहली रैंक पर नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें जो भी विद्यालय सेलेक्ट होता है लगभग उसको 21 लाख की राशि मिलती है, 21 लाख रुपए की राशि मिलती है। तीसरा सेंटेंस है, चयनित विद्यालय को 50 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है, ये भी गलत है। जिसने भी अच्छा काम किया होता है उसको सिर्फ 21 लाख रुपया राशि मिलती है। तो इसके बारे में 3 कथन है। 11 स्कूल सेलेक्ट है, पहली नंबर पर स्कूल है वो बाड़मेर की गोकलिया स्कूल है, खारिया गोकलिया। और इसमें अधिकतम राशि मिलती है वो आपके इतनी मिलती है, 21 लाख की राशि मिलती है, ठीक है, पुरस्कृत राशि। 3 आपको ध्यान रखना है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के बारे में। 11 विद्यालय को राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र मिला। बाड़मेर का खारिया गोकलिया स्कूल देश के टॉप 10 में रहा और इसमें से आपके प्रत्येक स्कूल को 21 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है। सारे स्कूल बाड़मेर, कोटा, सीकर, डूंगरपुर, चूरू, टोंक, ब्यावर, जयपुर, बांसवाड़ा के हैं, ठीक है। अगला क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे। अभी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे हुआ था, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025। और उसमें कहा जाता है कि इस उपलब्धि सर्वेक्षण में स्कूली शिक्षा के बारे में कुछ डिटेल जुटाई गई और कुछ आंकड़े जुटाए गए। उसमें से क्या क्या है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 की तीनों ग्रेड कैटेगरी के शैक्षिक प्रदर्शन में राजस्थान देश के टॉप राज्यों में शामिल रहा है। राइट बात है, ठीक है। राजस्थान जो है वो आपके स्पेशली बेस्ट स्कोरर राज्य में शामिल रहा है। क्यों शामिल रहा है, तो राजस्थान ने एक नवाचार किया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मसरा। इसका एम, इसका एस, इसका आर और इसका ए। अब ये क्या है, तो आपके स्पेशली टेस्ट है, राज्य स्तर पर बने हुए टेस्ट आते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं वालों के लिए। और ये टेस्ट होते हैं आपके या एग्जाम होते हैं वो हिंदी में होती है, मैथ में होती है और एक और सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में होती है। और इसमें सिस्टम ये है, ऑनलाइन कॉपियां चेक होती है, जो भी आपके ओएमआर शीट होती है वो ऑनलाइन चेक होती है। और इस ऑनलाइन चेक होती है तो उसमें रैंकिंग निकलती है, ठीक है। और इस अभियान को शुरू करने के कारण बच्चों में अच्छी प्रगति हुई है। और इसके कारण कहा जाता है कि नीति आयोग कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिस ये इससे हो रही है और इसलिए नीति आयोग ने इसको बेस्ट माना है। राजस्थान में कुल 649 पीएमसी विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे, ये भी अच्छा काम हो रहा है, इसलिए राजस्थान है वो टॉप 10 रैंक में आया है, ठीक है। तो ये दो तीनों रैंक है वो उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही है कि भाई एक मसरा चीज अच्छी मानी है, एक पीएमसी विद्यालय है वो बहुत अच्छे बने और इसलिए राजस्थान टॉप 10 राज्य में है। नेक्स्ट आगे आ गया। हम्म, 20 जून 2026 को राजस्थान में पहली बार शुरू की गई इलेक्ट्रिक बसें बहुत शानदार है, ठीक है। इसमें तो ये सिस्टम है कि अगर आप विकलांग है तो सिर्फ आपको खड़े होना है, गेट के ऊपर जाके एक बटन ड्राइवर दबाएगा जिसके बाद में पूरा पूरा गेट नीचे आ जाएगा। इसके बाद में उसके ऊपर आपको पावर रखना है, फिर एक बटन दबाएगा तो पूरा गेट ऊपर उठेगा और फिर नेक्स्ट आगे ऑटोमेटिक गाड़ी में चले जाएगा, फिर आप वहां पर सीट पर जाकर बैठ सकते हो। इतनी शानदार लग्जरी सुविधाएं हैं वो इन इलेक्ट्रिक बसों में, तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ये होगी, ठीक है। अभी हाल ही में भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि हम इनको 8 जगह पर शुरू करेंगे, मतलब 8 जिलों में शुरू करेंगे। 8 जिले कौन सा है, तो आपका भरतपुर संभाग एक छोड़ दो, बाकी 6 तो संभाग ही है। इधर जो 3 संभाग आते हैं जिसमें से एक तो जोधपुर संभाग है आपका, नेक्स्ट आगे बीकानेर संभाग है आपका, ठीक है। इधर जयपुर संभाग है आपका, इधर अजमेर संभाग है आपका और नेक्स्ट आगे इधर उदयपुर संभाग है आपका। इधर एक संभाग और है जिसको आपके कोटा संभाग कहा जाता है। तो ये दो तो ये
3 ये 5, एक ये 6 हो गए। 2 और जिले हैं जिसमें से एक जिला है उसको कहा जाता है अलवर और एक जिला और है इधर वाला इसको कहा जाता है भीलवाड़ा। तो इन 8 जिलों में आपकी ये बसें शुरू की गई है जिनको ई बसें या इलेक्ट्रॉनिक बसें कहा जाता है, ठीक है। जयपुर में आपके 29 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, भीलवाड़ा में 18 ई बसों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया और राजस्थान के 8 शहरों में चयन हुआ है। लगभग ई बसें है वो 675 के आसपास मिल रही है। हम्म। लगभग पहले चरण की जो इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलनी है राजस्थान को वो 675 मिलनी है, ठीक है। और हाईएस्ट पूरी मिलेगी वो 1150 ई बसें आपको मिल जाएगी। तो सभी बिंदु सही है और ये अगस्त 2023 में ये योजना प्रारंभ हुई है जिसको ई बस सेवा कहते हैं। ई बस यूं लिखा है, ये 3 अक्षरों का है तो मतलब 23 में प्रारंभ होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 23 में ऐसे कर दोगे तो ये 8वें महीने प्रारंभ होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा, अगस्त 2023 में प्रारंभ हुई है। ये तो सीधा याद रखना है, कोई स्पेशली अनुच्छेद वगैरह नहीं याद रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अभी नई नियुक्तियां हुई है और वो किस किस की हुई है ये डायरेक्टली पूछेगा, बाकी इसमें से ऐसा कुछ दिया हुआ वैसा नहीं पूछेगा। एक तो संतोष आनंद नए सदस्य की नियुक्ति हुई है, एक और नेक्स्ट सदस्य की नियुक्ति हुई है वो दीपक कुमार शर्मा की नियुक्ति हुई है बस। बाकी ये सारे स्टैटिक जीके के पार्ट है तो ये आपके आएंगे नहीं। हम्म। एक आपका इंडिया स्टोन मार्ट 2028 हम आयोजन करने वाले हैं। इसमें कहा जाएगा स्टोन मार्ट का मतलब पत्थरों का मेला, ठीक है। 2028 हम आयोजन करने वाले हैं और इसके लिए कहा जाता है एमओयू मतलब समझौता हुआ है, ये त्रिपक्षीय समझौता है। इसमें कौन कौन इसका आयोजन करेंगे तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली 3 आयोजित करेंगे। एक तो रिको आयोजित करेगा, RIICO रिको है, एक सीडो संस्था है और एक नेक्स्ट आगे लघु उद्योग भारती है। ये 3 संस्थाएं हैं वो आपके स्पेशली इस स्टोन मार्ट 2028 को आयोजन करेंगे। ये 14वां संस्करण होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और 17 से 20 फरवरी 2028 को सीतापुरा जयपुर में होगा। वैसे पत्थरों का काम हाईएस्ट होता है वो जयपुर में ही होता है, ये मानक वगैरह बनाने का, तो इसमें यह आयोजित होगा। लगभग 58 देशों के विदेशी प्रतिनिधि, 8 सहभागी देश और भारत के 15 राज्य हिस्सा लेंगे। इसमें से आपको इतना ही याद रखना है कि एक तो 17 से 20 फरवरी के बीच में ये आयोजन होने वाला स्टोन मार्ट है आपके, पत्थर है तो स्पेशली उससे खतरा ज्यादा रहेगा, खतरा वाली डेट को ये आयोजित हो रहा है, 17 फरवरी को आयोजित हो रहा है। और नेक्स्ट आगे ये सीतापुरा जयपुर में, स्टोन मार्ट एस से सीतापुरा जयपुर में आयोजित हो रहा है, ठीक है। 58 देश के प्रतिनिधि है और भारत के 15 राज्य हिस्सा लेंगे। ये भी अच्छी चीज है, देख लीजिएगा। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए नए संशोधनों के तहत भूखंडों का आवंटन अब किस माध्यम से किया जाएगा तथा बंद इकाइयों को क्या राहत दी गई है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसमें से है कौन कौन सी चीजें या फिर नहीं कौन कौन सी चीजें नहीं है, ठीक है। ये है क्या? जहां पर भी नमक उत्पादन होता है उस जगह को अब लीज पर देने के लिए आपके स्पेशली नियम बदल दिए गए और उसमें नियम में यह कहा गया कि अब ई ऑक्शन होगा। ई ऑक्शन का मतलब अब नीलामी सीधी आपके इंटरनेट थ्रू होगी, ठीक है। जहां पर भी आपके नीलामी होगी वो ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन ऑप्शन का सुझाव दिया गया है वो इसमें दिया गया, इसमें ये एक ही चेंज किया गया है। बाकी लीज नवीनीकरण से वंचित इकाइयों को 6 माह में की विशेष एक मुश्त छूट, जिन्होंने भी नवीनीकरण नहीं करवाया वो एक मुश्त छूट ले ले, ये आपके ऑप्शन है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। हाँ, पूर्व में चल रही लॉटरी आधारित प्रणाली को पूरा समाप्त कर दिया गया, अब ई ऑक्शन है इसमें। और 300 इकाइयां बंद होने के कगार पर थी, इनको राहत दी है, कहा है कि तुम 6 माह में वापस नवीनीकरण कर लो और नेक्स्ट आगे वापस नमक उद्योग को स्टार्ट करो। नहीं तो नमक उद्योग थोड़ा क्या है कि अपने नमक खाद्य नमक कम मिलता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि लॉस में चल रहा था, तो लॉस में चल रहा है उसको बचाने के लिए आपके जो किया गया है वो ये उपाय किया गया है। नेक्स्ट हो गया, अगला क्या है वो देख लीजिए। जयपुर में अभी हाल ही में एक राइफल एवं पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है।
राज्य की, ठीक है। और ये 24वीं थी राजस्थान में। इसमें 2-3 खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस रहे, एक तो चिरांश चौमिया रहे, एक मानिनी कौशिक रही है, और एक नेक्स्ट रहे वो आपके गौतम पारीक रहे हैं। आनंद चारण नहीं है इसमें। नेक्स्ट है। हाँ, आपके राइफल चलाने वाले 3-4 व्यक्ति हैं। एक चिरांश चौमिया है, एक मानिनी कौशिक है और एक गौतम पारीक है। चिरांश ने तो इसमें कहा जाता है कि चिरांश में र आया, इसका मतलब ये राइफल में होगा, ध्यान रखना है। च से आपके 4 स्वर्ण पदक जीते। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किसने 4 स्वर्ण पदक जीते, ऐसा कभी आ जाए। या चिरांश चौमिया ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। ये मानिनी कौशिक जयपुर की रहने वाली है। स्पेशली कहा जाता है 50 मीटर प्रॉन कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। इसने टोटल जीते 3। तो पहला चिरांश ने तो 4 जीते, मानिनी कौशिक ने 3 जीते, और नेक्स्ट आगे गौतम पारीक है, उसने पैरा इवेंट्स में, ये पारीक है और पारीक प से पैरा इवेंट्स में जीतेगा, 3 स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक बनाई है, ठीक है। एक आनंद चारण और था सीकर का स्पेशली, लेकिन कहा जाता है कि इसने सीनियर महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्तौल में 2 रजत पदक जीते। है नाम पुरुष जैसा, लेकिन जीत रहा है वो महिला वर्ग में जीत रहा है, पता नहीं क्यों, जेंडर चेंज करवा दिया होगा। हम्म। नेक्स्ट है 22 जून 2026 को आरएसएलडीसी की बैठक, 50वीं बोर्ड की बैठक हुई है, और उसमें से एक मॉडल नया चुना गया जिसको आरटीडी मॉडल कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, ठीक है। अब ये आरएसएलडीसी है क्या, तो जो आपके हस्तशिल्प कौशल विकास है उसकी मेन संस्था ये। और इसमें आपके स्पेशली वो लोग भर्ती होते हैं जो हाथों से काम करने में माहिर हो, मतलब ये दरिया बनाना वगैरह है वो इसी में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी रिक्रूटमेंट करनी है वो ट्रेन लोगों की करनी है, भर्ती करनी है वो ट्रेन लोगों की करनी है, ताकि उस उद्योग को बढ़ावा मिले। और इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा है उनके लिए ये नीति पूरी है। तो ये पात्रता जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा होंगे और वो इस आरटीडी मॉडल में अप्लाई कर सकेंगे। इसका पूरा नाम है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, ताकि आपके स्पेशली उन युवाओं को भर्ती, प्रशिक्षण और फिर उपयुक्त पदों पर नियोजन किया जा सके। और इसमें कहा गया 120 घंटे का अनिवार्य रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये शानदार चीज है। आपके राजस्थान में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग स्टार्ट हो गई है। टोलिंग स्टार्ट हो गई है का मतलब आप अगर कार से कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हालांकि उनका चालान नहीं लगता है, कार से कहीं जा रहे हो तो अब चालान, जहां पर भी टोल आएगा वहां पर रुकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये हाईवे है, स्पेशली यहां से चढ़ा तो नेक्स्ट आगे फास्टैग ऑटोमेटिक सेंसर से एक्टिवेट हो जाएगा। जितनी दूरी तय की उतना आपका टोल लगेगा और वो खाते से स्वतः कट जाएगा। और ये शुरू किया आपके एक हाईवे पर जिसको कहा जाता है दौलतपुर टोल प्लाजा, इसको वर्तमान में हटा दिया गया है, ठीक है। और कहा गया है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की गई है। अभी शाहजहांपुर और मनोहरपुर में भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कहां पर शुरू किया गया ये अगर कभी पूछ ले तो दौलतपुर टोल प्लाजा पर किया गया है, आपके दिल्ली जयपुर रोड पर आपके स्पेशली। और इसमें यह कहा गया कि अगर आपके फास्टैग एक्टिव नहीं है तो आपको डबल चार्ज लगेगा। फास्टैग एक्टिव नहीं है, फास्टैग तकनीक से गुजर सकेंगे, फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो 72 घंटे के भीतर शुल्क जमा करवाना होगा, नहीं तो 2 गुना चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अगर गाड़ी लेकर जा भी रहे हो तो ये मत सोचना मेरे खाते में तो बैलेंस ही नहीं है, क्या काट लेगा, डबल चार्ज लगेगा। नितिन गडकरी बहुत पक्का बनिया बुद्धि आदमी है। नेक्स्ट आगे भाई अगली चीज है वो क्या है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये तो सुंदर सिंह भंडारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह है, इसको थोड़ी देर बाद ले लेते हैं। अगली चीज है वो ये है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अभी हाल ही में राजस्थान ने भी मनाया, क्योंकि मोदी जी मना रहे थे पूरे विश्व में तो अपन को मनाना ही है। तो भजन लाल जी ने भी कहा कि अपन भी योग करेंगे, ठीक है।
कहां पर योग करेंगे? तो स्पेशली अच्छी जगह होनी चाहिए, और सबसे अच्छी जगह है वो आपके है आबू, जिसको अभी आबू राज कहते हैं। तो माउंट आबू में यह आपके मनाया गया, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह की घोषणा की गई और उसमें कहा गया कि अगर आपको अभी तो ठीक लेकिन बुढ़ापे में अच्छा रहना है तो योग करना पड़ेगा। तो इसमें थीम रखी गई है वो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। तो दो चीजें कि 12वां आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहां मनाया गया? तो माउंट आबू में, ठीक है। और क्या कहा गया है कि अगर बुढ़ापा सही रखना है तो अभी से योग करना शुरू करो, मतलब स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग अभी से आपको करना चाहिए, ये इसकी थीम रखी गई है। हाँ, लगभग 1.05 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। ठीक है, अपन करवाते रहेंगे, जनसंख्या इतनी है। वो तो ठीक है कि 1.5 लाख ही इन्होंने लिए, पता नहीं क्यों लिखे। मैं होता तो मुख्यमंत्री 6 लाख लिख देता, ताकि कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सके, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जाए। चलो, कभी बढ़ूंगा तो ये निश्चित रूप से करूंगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा आएगा कि भाई हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो हनुमान सिंह राठौड़ को। ये तो सीधा याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी धारा वगैरह नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हनुमान सिंह राठौड़ फैक्ट याद रखना है। हाँ, कृषि विभाग आपका एक पुरस्कार दे रहा है जिसको कृषक उपहार योजना कहते हैं। किसको दे रहा है? तो जो भी आपके ई मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच रहे हैं, मतलब ऑनलाइन मंडी से अपनी फसल को देख बेच रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उपयोग करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है ई नाम दिया जाता है, ठीक है। उसका उपयोग कर रहे हैं और वहां से फसलें बेच रहे हैं, ऑनलाइन फसलें बेच रहे हैं। उन ऑनलाइन फसलें बेचने वालों को लॉटरी द्वारा आपके स्पेशली ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसको कृषक उपहार योजना कहते हैं। कुल ये 3 जनों को मिलता है। जो सबसे पहला होता है उसको लगभग 2.5 लाख रुपया मिलता है, दूसरा जो होता है विजेता उसको 1.5 लाख रुपया मिलता है, और जो पहला विजेता होता है उसको लगभग 1 लाख रुपया विजेता को मिलता है, ठीक है। कहा जाता है कि इस बार ये तीनों पुरस्कार दिए गए हैं वो 3 लोगों को दिए गए, जिसमें से पहला जो पुरस्कार है वो विद्या देवी को मिला आपके, दूसरा जो पुरस्कार मिला है वो हंसराज को मिला है, और तीसरा जो पुरस्कार मिला है वो सुखराम को मिला है। इसमें से आपको ये तीनों याद रखने, नाम याद रखने, कहाँ के हैं वो नहीं याद रखोगे चलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसको पुरस्कार मिलेगा वो हंसेगा, इतना याद रख लीजिएगा, जब लगभग याद रह जाएगा। व से विद्या देवी है, ह से हंसराज है, और स से सुखराम है। ये कृषि उपज मंडी श्री विजयनगर है, विद्या देवी विजयनगर वाली है, इसको 2.5 लाख मिला है। हंसराज है वो रायसिंह नगर है, ठीक है, रा से रायसिंह नगर है। और जो सुखराम है वो आपके मेड़ता सिटी है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहां से आपके स्पेशली पुरस्कार मिले वो 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख के पुरस्कार मिले। और ये 1 2 3 तीनों सही है। एक और चीज पूछती है, इस ई नाम की स्थापना कब की गई है? ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इसकी स्थापना कब की गई है? 1 2 3 4 अक्षर है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, 4 4 और फिर नेक्स्ट आगे 2016 को एक आगे लगा देना, तो 14/4/2016 डेट आपको याद रह जाएगी। इसकी स्थापना जो की गई है वो 14/4/2016 को की गई है। हम्म। अगली चीज है, 1 जून 2026 से प्रभावी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत किसी निजी औद्योगिक पार्क के विकास हेतु कौन सी अनिवार्य शर्त रखी गई है? ये अभी भजनलाल जी सरकार ने नई योजना शुरू की है। क्यों की है? क्योंकि अपन खेत बहुत लेकर बैठे हुए लेकिन उनका उपयोग नहीं कर रहे, और उपयोग कर रहे सिर्फ इतना कर रहे हैं कि एक बार जाके कमाते हैं और 4 महीने तक सामने देखते ही नहीं है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि इन सारे खेतों को आपके स्पेशली इसका ये बना दिया जाए, औद्योगिक पार्क बना दिया जाए, इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क में होगा क्या? तो स्पेशली यही होगा कि वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, भवन वगैरह बना दिया जाए, जिसमें कंपनियां वगैरह लग सके, अपना काम कर सके। नेक्स्ट आगे कुछ किराया है वो आपके निजी जो भूमि मालिक है उसको मिल जाए,
कुछ आपके टैक्स वगैरह है वो सरकार को मिल जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति लाएंगे। और इसके आपके 4 भाग है, ए, बी, सी और डी, 4 मॉडल है, ठीक है। ए मॉडल ये कहता है कि आपके भूमि होगी वो सरकारी होगी, और नेक्स्ट आगे जो भी व्यक्ति होगा इन्वेस्टमेंट करने वाला वो प्राइवेट होगा। बी कहता है 80% भूमि निजी डेवलपर की होगी, ठीक है, ये निजी डेवलपर की होगी, और 20% भूमि है वो रिको की होगी। ये बहुत ज्यादा आता है कि बी मॉडल में क्या है। सी मॉडल ये कहता है कि सारी भूमि है वो आपके निजी डेवलपर की होगी। और डी है उसमें ये कहा गया है कि आपके सारी भूमि है या औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा वो पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली निजी औद्योगिक पार्क का अगर स्थापित करना है, किसी व्यक्ति को अपना खुद का इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, तो उसके लिए शर्त क्या रखी गई है, तो कम से कम 50 एकड़ भूमि हो या 10 औद्योगिक इकाइयां आवश्यक रूप से लगे तो वो इंडस्ट्रियल पार्क कहलाएगा। उसमें जितनी भी छूट है जैसे 7 साल तक बिजली की छूट है, स्टाम्प ड्यूटी की छूट है, ये सारी छूट है वो इसको मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए शर्त क्या है ये पूछेगा, न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां अवश्य होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें पीपी मॉडल और निजी तौर दोनों है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जयपुर में आयोजित एक विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया वो 5 जून को मनाया गया है। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन सी प्रमुख पहले शुरू की गई, तो 5 जून को शुरू क्या क्या किया गया। एक तो ये शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया गया। नेक्स्ट आगे मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया, इसमें कहा 5 वर्षों में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे, और पिछले वर्ष हमने 10 करोड़ पौधे लगा दिए। इस साल भी हमारा यही लक्ष्य है कि 2026 में भी हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, हर मतलब वर्ष हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। एक अलवर और भिवाड़ी 2 सेंटर ऐसे जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, मतलब मौसम कैसा होगा उससे पहले हमें सूचना मिल जाएगी, उसको कहा जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये अलवर और भिवाड़ी में शुरू की गई है। तो ये कभी आएगा, अलवर अर्ली वार्निंग सिस्टम आपके राज्यों में कहां शुरू किया गया है, तो एक तो अ से अलवर में और अर्ली यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अर्ली उठना है, तो ये बोर में उठना है, और बोर का मतलब भिवाड़ी में शुरू किया गया है, ठीक है। और बाकी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से 4 करोड़ नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया, ये तो ठीक है, ये सारे राइट ही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। हाँ भाई, हाल ही में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, और उसमें स्पेशली कौन कौन चुने गए, तो एक तो सतीश पुनिया है, एक अलका गुर्जर है, और एक नीरज डांगी है। ये तीनों लोग हैं जो आपके चुने गए हैं। बाकी ऐसा कुछ ये आएगा नहीं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये सारा आप जानते ही हो। और 10 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के पास पास पाँच 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 सीट है, ये भी आप जानते हो। हाँ। एक ये चीज बहुत अच्छी है, हाल ही में मानव सुधार है। देखो राजस्थान से कोई भी लगभग अभी तक बहुत कम लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के में खेले। एक लड़का है जिसका नाम है मानव सुथार, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सुथार ये स से श्री गंगानगर का रहने वाला है, और ये अच्छा स्पिनर है, और उसने टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ जो हुआ था उसमें खेला था। अफगानिस्तान से इसने डेब्यू किया है, और उसने टोटल 7 विकेट लिए, जिसमें पहली पारी में 6 विकेट थे और दूसरी पारी में 1 विकेट था। ये यहाँ पर लिखा होगा, पहली पारी में 6 विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो राजस्थान का लड़का है, श्रीगंगानगर का, जिसने टेस्ट में डेब्यू किया आपके। हाँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट बी इसका मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। ये आज इतना ही पार्ट ए, आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा और इसके अच्छे से नोट्स बना दीजिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।